नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। संसद में आज भी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष किसी भी हाल में अडानी पर बात करने को तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी है कि अड़ा हुआ है कि हमको अडानी पर ही बात करनी है, अडानी पर बात करिए, मणिपुर पे बात कीजिए। संसद के भीतर भी इस पर बात की जा रही है और संसद के बाहर भी जिस तरह से जो रुख अख्तियार किया है कांग्रेस पार्टी ने या कहिए विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, बड़ा ही रोचक है। और ये जो है हमारे भारतीय इतिहास में ये याद किया जाएगा। सिनेमा में एक लाइन बोली जाती है कि जब जब दर्द जो है हद से गुजर जाए तो दर्द ही दवा बन जाता है। वही हुआ है। जिस तरह से पिछले 10 से 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में शासन व्यवस्था चलाई है, देश में विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की है या कहिए खत्म करने का दुष्चक्र चलाया है, वो अपने आप में बेहद खतरनाक है। और ऐसी स्थिति में विपक्ष कैसे काम करे, कि विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और उसी चुनौती को राहुल गांधी ने या जो कांग्रेस के नेता हैं या जो विपक्ष के और नेता हैं जो मिलकर के बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसको बना दिया है। और वो रोज संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जब आ रहे थे तो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या हुआ? लोगों ने समझा कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, उससे मुक्त हो जाएगा देश। कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है और उससे मुक्त हो जाएगा ये देश, तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन दरअसल भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं चाहिए था। जो आए थे भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने नहीं आए थे, उनका एजेंडा था कि विपक्ष खत्म हो जाए। अब इसको ऐसे समझिए कि देश में जो है सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको कह दिया पैन इंडिया पार्टी, बीजेपी के सामने कोई है तो कांग्रेस पार्टी, बाकी कोई पार्टी नहीं, बाकी सब रीजनल पार्टियां। रीजनल पार्टियां की हैसियत क्या है? अपने रीजन विशेष में, अपने क्षेत्र विशेष में, अपने राज्य विशेष में। तो बीजेपी के साथ मुकाबला राष्ट्रीय स्तर पर कौन पार्टी कर रही है? वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। अब कहिए कांग्रेस पार्टी नहीं होगी तो कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उसको आने में लंबा वक्त लगेगा, तब तक बहुत कुछ बदल जाएगा। और ये आरएसएस हो या बीजेपी हो या नरेंद्र मोदी हो, पूरी तरह तौर पे सुनियोजित तरीके से ये प्लान चलाया। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ जो अभियान चलाया पप्पू बनाने का, उनको एक बेवकूफ नेता साबित करने का, या कहिए कि एक जो है कम दिमाग का आदमी है या नहीं जानता है देश के बारे में, उसको जबरन जो है कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट किया गया। हकीकत ये है कि राहुल गांधी बेहद पढ़े लिखे इंसान है और लगातार उन्होंने जो है बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। देश के हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं, बार बार उन्होंने आगाह किया है। वो चाहे नोटबंदी की बात कीजिए, चाहे जीएसटी की बात कीजिए, चाहे वो कोरोना की बात कीजिए, चाहे और तमाम मसले, किसानों को लेकर के भी बात कीजिए, मजदूरों को लेकर के बात कीजिए। किसानों को एमएसपी पे गारंटी देने की बात है, राहुल गांधी वहां तैयार है। मंदसौर में किसान के लिए जिस तरह से राहुल गांधी लड़ गए थे अपनी सरकार के खिलाफ, वो भी उदाहरण है। तो राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि देश के नागरिकों को आगाह किया जाए कि कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि बीजेपी जो रच रही है वो ऐसा भारत बनाना चाहती है जैसा भारत आरएसएस बनाना चाहता था। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता है कि हिंदुओं को सारे अधिकार मिलेंगे, बाकी मुसलमान या उनको अधिकार उनका छीन लिया जाएगा। जैसे इस्लामिक राष्ट्र के बारे में ये धारणा बनाई जाती है कि इस्लामिक राष्ट्र में बाकी जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र भी बनाते हैं तो हिंदुओं में कई सारे जो है वर्ग हैं, कई सारी जातियां हैं। और मुगलों के आने से पहले या जब हमारे देश में विदेशी आए, विदेशी आक्रमणकारी आए, उससे पहले हमारा देश कैसा था, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि हमारे देश में जाति भेद बहुत भयावह था। ढेर सारे किस्से हैं, दलितों के साथ और लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता था, महिलाओं के साथ, तो सबको पता है।
ये हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो उसी दिशा में ले जा रहे हैं कि आपको संवाद करने की जगह नहीं है। संसद देखिए, संसद क्या है, संसद क्यों बनाएंगे? संवाद करने के लिए। कानून तो बहुमत से पास होता है, अगर सहमति नहीं बनती तो बहुमत से पास करा लिया जाएगा। ये तो है, बहुमत सरकार के पास है। अगर कोई बिल लाया सरकार ने, जिसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन लाने की बात की जा रही है, कि अगले सप्ताह जब सोमवार से चालू होगा नया सप्ताह, तो उसमें बिल लाया जा सकता है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और अगर बिल लाया जाएगा तो जाहिर है पास हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। और सरकार के पास अगर बहुमत होने के बाद भी अगर बिल गिर जाता है तो सरकार के सामने जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाएगा, संकट खड़ा हो जाएगा, नया संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। तो जाहिर है उन्होंने ठोक बजा लिया कि नहीं, हम बिल पास करा लेंगे। लेकिन बिल पास कराना ही संसद में महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है कि संसद में उस पर चर्चा हो। जो भी बिल बने, जो भी बिल है, जो कानून बनेगा कल, उसमें कोई खामी न रहे। कम से कम आज के संदर्भ में अगर वो कानून जो है कालजयी न बने। कालजयी का मतलब होता है कि जो समय को जीत ले। आज के 100 साल बाद भी ऐसा ही होगा, जो कानून बन गया वो बन गया। लेकिन कम से कम ऐसा तो हो कि 5 साल तक के लिए वो कानून या वो व्यवस्था जो है सही रहे। तो उसमें होता है कि सबकी सहमति अगर शामिल कर लेते हैं, सबकी सलाह ले लेते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि वो पंचायत है। देश जो है केवल सत्ता पक्ष के लोगों का नहीं है। देश केवल वो नहीं है जो सत्ता में बैठे हैं, जो सरकार में बन के बैठे हैं। देश उनका भी है जो विपक्ष में है, और बड़ी संख्या है। आम आदमी ने जो वोट दिया है, उसमें से 35 से 40% के आसपास अगर सत्ता पक्ष को वोट मिले हैं, तो 60% वोट जो है सरकार के खिलाफ है। तो ये मान लेना कि सरकार जो कर रही है वो देश कर रहा चाह रहा है या देश कर रहा है, ये गलत है। 40 सरकार बनाने का मतलब होता है कि 40% वोट मिला, सारी पार्टियों में सबसे ज्यादा आपकी सीट आए, इसलिए आप जो है सरकार में हो। एक बहुमत जो है, बहुमतवाद जिसको कहते हैं। लेकिन देश के ढेर सारे नागरिक आपके खिलाफ हैं, इसको भी समझना होगा। और अगर देश के ढेर सारे नागरिकों के खिलाफ अगर सरकार काम करती है, तो यही स्थिति जो है वो विस्फोटक होती है, गृह युद्ध का रूप लेती है। दुनिया के तमाम देश, जहां पे अभी बांग्लादेश देख लीजिए, अभी जो है सीरिया में जो हुआ, या और अलग अलग श्रीलंका में हुआ, कई देशों में होता रहता, अक्सर होता रहता है कहीं ना कहीं। वो कोरिया में भी हुआ, जहां मार्शल लॉ लागू किया, तुरंत खत्म करना पड़ा उसको, क्योंकि जनता का दबाव बहुत था। ये जनता, ये कौन जनता है? ये वो जनता है जो सरकार के पक्ष में वोट नहीं करती है, जो विपक्ष के साथ खड़ी। ठीक है, विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष में ढेर सारी पार्टियां हैं, विपक्ष के पास वो तंत्र नहीं है, लेकिन विपक्ष के साथ लोग खड़े होते हैं, और सरकार के खिलाफ वो लोग होते हैं। और सरकार अगर मनमानी करेगी तो वो लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। जो बीजेपी सरकार कर रही है, जो मोदी सरकार कर रही है, वो उसकी उसकी पूरी की पूरी मंशा दिखाई पड़ती है कि वो संसद को औपचारिक बना दे। पहले राहुल गांधी को खत्म करने का प्रयास किया गया। राहुल गांधी को खत्म करने का प्रयास ये इसलिए किया गया कि सबको पता है कि ये गांधी परिवार जब तक रहेगा, कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक लेगेसी है, एक विरासत गांधी परिवार के साथ। आम आदमी में भरोसा है, एक बड़ी आबादी है जो गांधी फैमिली को पसंद करती है। राहुल गांधी खत्म नहीं हुए तो कांग्रेस खत्म होती दिखाई नहीं पड़ रही। कांग्रेस के साथ लोग इकट्ठा हो गए, इंडिया गठबंधन बन गया, बीजेपी को घबराहट हुई। उसके बाद देखिए कि वो एनडीए की बात की जाने लगी, और जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, उसको 2 बैसाखी लेनी पड़ी। अब तो 3 बैसाखी, 4 बैसाखी हो गई। तो ये जो बैसाखियां लेनी पड़ी, ये बताता है कि विपक्ष जो है मजबूत है। जनता ने कहा कि नहीं, आपको बहुमत नहीं देंगे, आप जैसे देश चलाना चाहते हो वैसे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा जो संविधान कहता है, क्योंकि संविधान के नाम पर बड़ा चर्चा हुई थी उस वक्त। आज 13 तारीख है, आज भी संविधान पे चर्चा होगी, देखिए क्या चर्चा होती है, हम बात करेंगे फिर। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये देश जो चलेगा वो संविधान से चलेगा, और संविधान से इसलिए चलेगा कि संविधान में सबके लिए सम्मान, सबके लिए न्याय, सबके लिए स्वतंत्रता, सबके लिए समता, और सबके लिए भाईचारगी की बात है। ये सबसे बड़ी बात है। वहां जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।
हम सब नागरिक हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो संविधान के खिलाफ बात कर रहा होता है। जब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने लगते हैं लोग, तो ये पता चलता है कि संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और संविधान, बीजेपी को पता है कि संविधान को अगर खत्म करने की बात सोचेंगे तो ढेर सारे लोग खिलाफ खड़े हो जाएंगे और सत्ता चली जा सकती है। इसलिए संविधान को औपचारिकता के तौर पे, औपचारिक तौर पे, जैसे होता है ना कि हमने इधर रख दिया है ग्रंथ, घंट, ये अगरबत्ती दिखा ली। अक्सर लोग करते हैं, देखते हो घर में या दुकान उकान चलाते हैं तो एक मंदिर की जगह रखते हैं वहां पे, या मुस्लिम है तो अल्लाह की जगह रखते हैं, वो कुछ लिख करके रखते हैं। ऐसे ऐसे करके पूजा कर लिया, हाथ जोड़ लिया, या जैसे करते हैं पूजा कर लिया, और उसके बाद अपने धंधे में लग गए। धंधे में तमाम तरीके के व्यवहार है, किस तरह के व्यवहार है हमको बताने की जरूरत नहीं। तो वैसे ही औपचारिक तौर पे वो संसद रहे, बाकी जो हम चाहेंगे वही होगा। इसलिए विपक्ष के बीच फूट डालने की भी कोशिश की गई। देखिए, अडानी वाले मुद्दे पे टीएमसी और समाजवादी पार्टी हटती नजर आ रही है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाया जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव, उसमें पूरा विपक्ष इकट्ठा है, सबके, सारी पार्टियों के सांसदों ने वोट किया है। लेकिन अडानी वाले मुद्दे पे टूट दिखाई पड़ती है। और इसलिए देखिए खबर आने लगी है कि लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, ये सब चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी के पास जाए। ये क्या है? ये राहुल गांधी को कमजोर करने की एक और कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस जगह पे आप आज आके खड़े हो गए, जिस तरह के राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, और उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, ये राजनीति ऐसे ही होगी, ये भरोसा आया है, क्योंकि 100 सीटें कांग्रेस को मिली है, उसमें राहुल गांधी को भरोसा मिला है। इसलिए राहुल गांधी, वो चाहे संभल जाना चाहे, राहुल गांधी चाहे संभल न जाने दिया जाए तो संभल के लोगों को बुला करके पीड़ितों से मिलने घर पर, या वो हाथरस जाए, तमाम चीजें राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आम आदमी के साथ संबंध बनाए जा सके, तारतम्यता जोड़ी जा सके, तार जोड़ा जा सके, ताकि वहां क्या हो रहा है यहाँ पता चले, और जो पार्टियों में नेता हैं, जो राजनेता हैं, वो उनके दुखों को समझ सकें और उन दुखों का निवारण संसद में बैठ के ढूंढ सकें। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन जो लेकर के आ रहे हैं, वो भी इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि उनको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो जो भी गड़बड़ी करनी है एक बार में सब हो जाएगा। अभी तो टुकड़े टुकड़े में करना पड़ता है, तो एक में कुछ हो जाता है, दूसरे में कुछ हो जाता है। अब एक साथ करेंगे तो भारी बहुमत आ जाएगा। भारी बहुमत आ जाएगा तो फिर संविधान को आसानी से बदला जा सकता है, संविधान की कई सारी चीजों को खत्म किया जा सकता है। अभी तो संविधान को जब खत्म नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते। जिसे पूजा स्थल अधिनियम पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो है, फिलहाल कोई नया सर्वे का केस मत दर्ज कीजिए। कोई अगर सर्वे की मांग करता है तो आप ले लीजिए पेपर, लेकिन जब तक हम नया आदेश नहीं करते हैं, कोर्ट जब तक नया आदेश नहीं देती है, तब तक कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। तो संविधान, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये किस आधार पे कर रही है? क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा है, ऐसा कानून बना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो 1991 वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो स्थिति है, उस दिन जो स्थिति थी देश के धार्मिक स्थलों की, वही रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता है। चंद्रचूड़ साहब ने उसमें कहा कि नहीं, सर्वे करने का प्रोविजन है। हालांकि सर्वे करने का जो प्रोविजन है वो है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पुरातत्व संबंधी नजरिए से, कि अगर कोई जगह पुरातत्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो उसका हम जानते हैं कि ये कब का है, क्या है, जो पुरातत्व की डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। वो मंदिर मस्जिद ढूंढने के लिए नहीं, लेकिन उसको क्या रूप दे दिया गया। हाँ, वो जांच करते समय हो सकता है लगे कि नहीं, इसके नीचे मंदिर भी। लेकिन जो बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का जो विवाद था, वो विवाद जो इतने लंबे समय तक चला और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो फैसला किया, उसमें क्या आया? उसमें कहीं नहीं आया कि मस्जिद जो है मंदिर तोड़ करके बनाया गया। ठीक है, फैसला दे दिया कि हम जो बताया ना उन्होंने, चंद्रचूड़ जी ने, कि हमने जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था,
तो हमने जो है ईश्वर के सामने प्रार्थना की कि प्रभु आप कुछ रास्ता दिखाइए, और प्रभु ने रास्ता दिखाया कि मंदिर बनने दो हम। अब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई मुसलमान होते तो अल्लाह उनको रास्ता दिखाते कि नहीं मस्जिद ठीक है रहने दो, और मस्जिद को और भव्य बना दो, ये भी हो सकता है। तो ये तो आस्था की बात है। और एक और जो जज साहब हैं उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने कहा कि जो है ये बहुसंख्य लोग जो है उनकी आस्था से देश चलेगा, ये संविधान विरोधी बात है। तो कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ भी महाभियोग लगाने की बात की जा रही है। लगाया जाना चाहिए, महाभियोग पास हो या ना हो, लेकिन इतिहास में यह दर्ज होना चाहिए कि ये देखिए इस खाने में खड़ा है और ये देखिए इस खाने में खड़ा है। ये अंडरलाइन होना जरूरी है, ये लाइन खींचा जाना जरूरी है कि कौन फसाद करने वालों में है और कौन शांति करने वालों, फसाद फसाद रोकने वालों में, ये चिन्हित किया जाना जरूरी है। ये चिन्हित नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां जो है सतर्क नहीं होगी। बोलना इसलिए जरूरी है अन्याय के खिलाफ कि आने वाली पीढ़ियां जो है सतर्क हो, अलर्ट हो। तो ये जो चल रहा है देश में, उसमें हम सबको समझना होगा कि स्वतंत्रता, अगर संविधान अगर बाधित होता है, अगर संविधान सम्मत चीजें नहीं होती, अगर संसद को जिस तरह से चलाए जाने की कोशिश की जा रही है, अगर यही चलता रहा कि बिना विपक्ष के, विपक्ष देशद्रोही है, बताइए कितनी भयानक बात है। आप विपक्ष के नेता को देशद्रोही कह देते हो, किस आधार पे कहते हो? केवल आरोप लगा करके संसद में बहस कर रहे हैं। आप सरकार में हो, आप जांच करो, जांच करो। अगर देशद्रोही वाला काम किया है राहुल गांधी ने या किसी और व्यक्ति ने, सोरोस ने किया है, तो आप देशद्रोही पहले साबित करो, फिर अमेरिका को दो कि भैया ये देशद्रोही है, ये देखो सबूत, और प्रत्यर्पण संधि है, सोरोस को हिंदुस्तान लाया जाएगा। अडानी को वो मांग रहे हैं, मांगेंगे, आएगी रिपोर्ट, वो भी आएगी, तब तो यहां बड़ा हंगामा मचा रहेगा। तो ये हम नागरिकों को समझना है कि क्या चाह रही है बीजेपी सरकार, कहां ले जाना चाहती है देश को, कौन सी विचारधारा है जो देश को किस दिशा में ले जाना चाह रही है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे हम